नमस्कार। मैं डॉक्टर मधु सांखला, सह आचार्य हिंदी, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आप सभी का स्वागत है। द्वितीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम प्रेमचंद द्वारा लिखित कफन कहानी का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम कफन कहानी की समीक्षा कहानी के तत्वों के आधार पर करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कहानी के 6 तत्व होते हैं, जिनके आधार पर हम कहानी का विस्तृत रूप से अध्ययन कर सकते हैं। ये 6 तत्व हैं: कथा वस्तु या कथानक, अर्थात कहानी का सार। दूसरा है पात्र और चरित्र चित्रण। इसके अंतर्गत हम कहानी के जो मुख्य पात्र हैं और उनकी चारित्रिक विशेषताएं हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तीसरा है कथोपकथन या संवाद। कहानी के अंतर्गत संवादों की समीक्षा इसके अंतर्गत आती है। अगला है देशकाल या वातावरण। कहानी किस समय लिखी गई है, किस परिस्थितियों में लिखी गई है, उसका सामाजिक परिवेश क्या है, इन सभी का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। अगला है भाषा शैली। कहानी की भाषा किस प्रकार की है, किस तरह की शैली प्रयोग में ली गई है, उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। और अगला है उद्देश्य। हर कहानी का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। कहानीकार इस कहानी के माध्यम से क्या कहना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है, उसको हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। बच्चों, अगर प्रेमचंद की बात करें तो प्रेमचंद की सभी कहानियाँ उद्देश्य प्रधान कहानियाँ ही हैं। उनकी कहानियों में किसी न किसी समस्या या घटना की ओर संकेत मिलता है। साथ ही एक संदेश भी समाज के लिए होता है। समस्याओं के समाधान भी उन्होंने अपनी कहानी और उपन्यासों में सुझाए हैं। हम कफन कहानी की तात्विक समीक्षा को प्रारंभ करते हुए सबसे पहले बात करते हैं कथावस्तु की। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको सारांश में कहानी का सार बताया था। कफन कहानी घीसू माधव पिता पुत्र की संवेदनहीनता और भावनात्मक क्रूरता की कहानी कही जा सकती है। जाड़ों की रात की घनघोर निस्तब्धता में अकेले अपने झोंपड़े में वेदना से छटपटाती बुधिया के समानांतर उसके घर के दोनों पुरुष सदस्य, पति और ससुर, उसके कष्ट से बेपरवाह आग में आलू भूनकर खा रहे हैं। कहानी के प्रारंभ में ही इस हृदय विदारक दृश्य की नियोजना कर प्रेमचंद मानो पाठक से संवेदनशील ढंग से विचार क्षेत्र में उतरने की मांग करते हैं। उन्हें अपेक्षा है कि पाठक उनकी अन्य कहानियों की तरह यहाँ भावना और कर्तव्यपरायणता के बीच आदर्श और यथार्थ की मुठभेड़ के जरिए चरित्र चित्रण के पारंपरिक फॉर्मूले की उम्मीद न करें, बल्कि एक ऐसी क्रूर सच्चाई के साक्षात्कार के लिए प्रस्तुत रहे जो भावना, कर्तव्य और तर्क की हर धार काटकर अपने इर्द गिर्द अंधकार की ही सृष्टि करती है। ऊपरी तौर पर अगर हम देखें तो कहानी अत्यंत संक्षिप्त है। बुधिया की दर्दनाक मौत के बाद घीसू माधव द्वारा कफन के लिए अनुनय विनय से जमा किए गए 5 रुपयों को शराब और खाने पीने में उड़ा देने की, लेकिन भीतरी तहों में यह कहानी पात्रों के मनोविज्ञान अध्ययन से आगे समाज व्यवस्था के विश्लेषण का आधार बन जाती है। प्रेमचंद की विशेषता है कि उन्होंने घटनाओं के अभाव को सुदृढ़ चरित्र चित्रण से भरने की सफल कोशिश की। आलस्य, निकम्मापन, कामचोरी
और झूठ का पुलिंदा हैं घीसू और माधव, जो वस्तुतः दो अलग पात्र हैं, जो दोनों अलग पात्र हैं लेकिन हैं एक ही भाव और स्थिति का विस्तार है। काम करने से ज़्यादा आराम की फिक्र या इस उस खेत से दाव लगने पर आलू मटर ईख चुराकर खाने की लत ने उनकी काया के साथ साथ उनकी आकाशवृत्ति को भी पाला और पोसा है। इन दोनों में ना आत्मसम्मान का भाव बचा है, न ही संबंध को समझने और निभाने की सदाशयता। पेट उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा सच है, लेकिन जो लोग उनके पेट का गड्ढा भरने में सहायक हैं, उनके प्रति इनके मन में कृतज्ञता या दायित्व का कोई बोध नहीं। कहानीकार नहीं बताते कि घीसू की पत्नी कब और कैसे मरी, लेकिन भरपूर श्रम पूर्वक गृहस्थी की गाड़ी खींचने वाली बुधिया प्रसवावस्था में जिस प्रकार तिल तिल कर मरी है, उससे स्पष्ट है कि पिता पुत्र अपने से इतर अन्य किसी प्राणों और भावनाओं को लेकर चिंतित नहीं। बेगैरत कहकर लेखक ने ठीक ही अपना आक्रोश उन पर उंडेला है। एक दूसरे से ज़्यादा हिस्सा खाने की लालसा में गर्म गर्म आलूओं को जीभ पर रखते और फिर जल्दी जल्दी निकलने के प्रयास में आँखों से आंसू छलकाते इन पिता पुत्र का जो दृश्य प्रेमचंद ने शब्दों के माध्यम से उकेरा है, वो किसी कुशल चित्रकार की तुलिका से निकली कालजयी कृति से कम नहीं है। अंतर इतना ही है कि इसे वह जड़वत नहीं करते, बल्कि पात्र के भीतर तक उतरते हुए उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी कर जाते हैं। इसके लिए मैं आपको दो उदाहरण बताती हूँ, जो आप देखिए। पहला, बुधिया की कराहों के बीच आलू खाते हुए हठात माधव थम गया है। इस सवाल ने उसे बेचैन कर दिया है कि यदि कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा। सौंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। यह पिता बनने के नवबोध के साथ विकसित हुई दायित्व भावना है, और पत्नी और अजन्मे बालक के साथ अनाम ममत्व के अंकुरण का बिंदु भी। साथ ही बच्चे की परवरिश की चिंता और अपनी संसाधनहीनता स्थिति के अंतर विरोध ने उसे थर्रा दिया है। इस भयावह यथार्थ ने उसे यह ज्ञान भी दिया है कि सीमित संसाधनों का ज़्यादा हिस्सों में बंटवारा उनकी पेट की ज्वाला को कभी शांत नहीं कर पाएगा। दूसरा उदाहरण, आलू खाने के इसी परिदृश्य के भीतर घीसू का 20 बरस पहले ठाकुर की बारात में दावड़ उड़ाने का प्रसंग। प्रेमचंद ने रस ले लेकर इस दावत में उड़ाए जाने वाले भोज्य पदार्थों का वर्णन किया है। अब तक यह कहानी एक ही दिशा में आगे बढ़ती जा रही थी और संवादों के माध्यम से घीसू और माधव अपनी तृप्ति और अतृप्ति, उपलब्धि और तृष्णा की भावना को बलवती किए जा रहे थे। घीसू की स्मृति में खाए गए पकवानों का स्वाद और सुगंध के साथ साथ तृप्ति का अलौकिक भाव है। माधव की लाल टपकाती जिज्ञासा में सुअवसर जुड़ने पर इन सारे पकवानों को पिता से दूना खा जाने की तृष्णा भी है। बातों से पेट भरने वाले घीसू माधव को इस दृश्य में अंकित कर प्रेमचंद ने दो प्रयोजन सिद्ध किए हैं। एक, इस मनोवैज्ञानिक तथ्य की ओर संकेत कि भूख अहर्निश जलने वाली एक ऐसी विकराल भट्टी है जो अन्न के अभाव में मनुष्य की संवेदनाओं के साथ साथ उसकी मनुष्यता को भी लील जाती है। भूखा व्यक्ति भूखा रह जाने के कारणों का विश्लेषण नहीं कर पाता तो संभवतः भूखा भी न रहता, लेकिन भूख के हाथों धीरे धीरे नर पशु में तब्दील होने लगता है, जिसके लिए मैं ही समूची सृष्टि का पर्याय बन जाता है। उम्र अधिक होने के कारण घीसू ने भूख की विकरालता को माधव की अपेक्षा अधिक झेला है, इसलिए माधव की अपेक्षा वह अधिक ढीठ, निर्लज और निर्द्वंद हुआ है। वही अभिनय कर करके कफन के लिए रुपए बटोरता है
और संशयी माधव को हर स्थिति में शांत और अविचल रहने की मंत्रणा देता है। माधव के सामने भावना के दुर्बल क्षणों में कल की चिंता और पाप पुण्य का संस्कार सवाल बनकर खड़ा होता है, लेकिन इन सबसे निर्लिप्त घीसू क्षण से परे किसी भी वस्तु सत्य को देख ही नहीं पाता। अनुभव ने उसे बताया है कि जन्म और मृत्यु जैसी भौतिक सामाजिक अनिवार्यताएं अपने आप विधि विधान से संपन्न हो जाती है, इसलिए वह सिर्फ अपनी भूख पर केंद्रित है, जिसे लेकर समाज को कोई सरोकार नहीं है। दूसरा, भूख को मनुष्य की बुनियादी जरूरत साबित कर प्रेमचंद इस दृश्य की तार्किक परिणति के रूप में कहानी के दूसरे महत्वपूर्ण दृश्य की नियोजना संभव कर पाते हैं। दावत की स्मृति ने घीसू माधव की स्वाद ग्रंथियों की तीव्रता को उजागर किया है, बल्कि ऐसे किसी भी अवसर का जुगाड़ करने का कुटिल बोध भी विकसित किया है, क्योंकि वे जानते हैं 20 साल में जमाना बदल गया है। अब कोई क्या खिलाएगा, अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में खर्च मत करो, क्रियाकर्म में मत खर्च करो, गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। इसलिए 5 रुपए जैसी बड़ी रकम के बावजूद बाजार भर में कफन के लिए सूती रेशमी किसी भी तरह का कपड़ा न जचना और किसी अज्ञात प्रेरणा के परिणाम स्वरूप सांझ ढलते ढलते मदिरालय के सामने आ खड़ा होना अस्वाभाविक नहीं। 5 रुपयों के रूप में मेहरबान हुए इस अनअपेक्षित सौभाग्य को वे कैसे छिटक कर चिता की आग में जलने दें। उल्लेखनीय है कि नर पशु सरीखा चित्रित करने के बावजूद प्रेमचंद उन्हें निरा जानवर नहीं बनाते। उनके भीतर धड़कता मनुष्य उन्हें अपनी करनी पर अपराध बोध दे रहा है, इसलिए वे एक दूसरे को नहीं, अपने आप को दिलासा देकर दोषमुक्त कर लेना चाहते हैं कि कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता, तथा बड़े आदमियों के पास धन है, फूंके, हमारे पास फूंकने को भला है ही क्या। इसी प्रयास की अगली कड़ी के रूप में ईश्वर से बुधिया को बैकुंठवासी करने का अनुरोध भी है, क्योंकि उन्होंने बेशक अपनी जिंदगी में कोई पुण्य न किया हो, बुधिया ने मर कर भी उन्हें भरपेट भोजन करने की तृप्ति दी है। भगवान, तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह उम्र भर न मिला था। प्रेमचंद ने सामाजिक व्यवस्था के परिणाम स्वरूप आकार लेने वाली अंतःवृत्तियों को भी उजागर किया है। लेखक ने दोनों को कामचोर बताया है, लेकिन कफन चोर की संज्ञा देते उन्हें संकोच होता है, इसलिए वे घीसू माधव के साथ मिलकर जर्जर धार्मिक रूढ़ियों को कोसते हैं कि जिसे जीते जी तन ढांकने को चिथड़ा भी न मिले, उसे मरने पर नया कफन क्यों चाहिए। फिर उनकी दबी भल मनसाहत को उजागर करने की चेष्टा भी करते हैं कि यही 5 रुपए पहले मिल जाते तो कुछ दवा दारू करा लेते। प्रेमचंद की ताकत यह है कि कथा में कहीं उपस्थित न होते हुए भी वे पाठक के हृदय में इन दोनों अभागों के प्रति सहानुभूति पैदा करते हैं। भारतीय सामंती समाज की मनोरचना से परिचित पाठक जानता है कि संपन्न वर्ग जिस अधिकार से अस्मिताओं का शोषण करता है, उतनी ही कृपा भाव से खैरात के रूप में कुछ सिक्के उनकी ओर उछाल देता है। यह कृपा दया से परिपूर्ण होकर उनकी स्थिति सुधारने की चेतना का परिणाम नहीं, बल्कि अपनी प्रजा को उतना भर देने की सुनियोजित युक्ति है जिससे वे दुस्साध्य श्रम करने के लिए जिंदा रह सके, व्यक्तिगत तौर पर अपनी जिंदगी का सुख न भोग पाएं। इसलिए पाठक भी घीसू माधव की तरह अंतस से निकली गहरी इच्छा की व्यर्थता समझता है, क्योंकि जानता है
कि जीवित बुधिया के इलाज के लिए कोई भी धन कुबेर अपनी दानवीरता का प्रदर्शन नहीं करता। सांझ के धुंधलके में जब पिता पुत्र के पैर मदिरालय की ओर खींचे चले जाते हैं, तब वह सतही तौर पर भले ही उनकी गैर जिम्मेदारी पर शुद्ध होता हो, भली भांति जानता है कि वे दोनों इस समय भीतर ही भीतर आक्रोश की आग में कैसे झुलस रहे हैं। जिस व्यवस्था ने अपने हितों को चाक चौबंद रखने के लिए उनसे उनकी सारी बुनियादी ज़रूरतें छीनी हैं, उसी व्यवस्था से 5 रुपये पाकर वे अपने को उनके नियमों में क्यों बांधें। इसलिए आश्चर्य नहीं कि घीसू माधव उस रकम पर न केवल शाही दावत उड़ाते हैं, बल्कि बची हुई पुड़ियों की पत्तल उठाकर भिखारी को दान भी दे देते हैं। पुड़ियों ने उनकी भूख मिटाई है और दान देने की क्रिया ने उनके दमित स्वाभिमान को सहलाया है। लेखक कथा में प्रविष्ट होकर देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव करते घीसू माधव की इस गदगद अवस्था का चित्रण करने का लोभ संवरण नहीं कर पाते। उल्लेखनीय है कि यहाँ देने की क्रिया में अहंकार का बोध नहीं है, बल्कि दूसरे की भूख मिटाकर उसे तृप्ति देने की मानसिक तृप्ति और शांति है। इसलिए घीसू माधव बुधिया को नहीं, बल्कि प्रेमचंद घीसू माधव को अभयदान दे रहे हैं कि हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी, किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह बैकुंठ में न जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। बच्चों, इस कहानी में प्रेमचंद ने प्रत्यक्ष रूप से घीसू माधव को पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली एक ऐसी ऋणग्रस्तता और बंधुआगिरी के चक्कर में फंसा हुआ नहीं दिखाया है, लेकिन इस संभावना से भी इनकार नहीं किया है कि उनका यह कदम अमानुषिक व्यवस्था के सामने घुटने न टेकने का आत्मघाती निर्णय ही है। वे लिखते हैं, जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत अच्छी न थी और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना चाहते थे, वे कहीं ज़्यादा संपन्न थे। यहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था। किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। उसे यह तस्कीन तो था ही कि अगर वह फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की तरह जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती और उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग फ़ायदा तो नहीं उठाते। इसीलिए शायद घीसू और माधव में इस कामचोरी मनोवृत्ति का उदय होता है। इस प्रकार जैसे ही सामाजिक आर्थिक उत्पीड़न की अगली कड़ी के रूप में घीसू को देखने का बोध पनपता है, वह अपनी तमाम अजगरी वृत्ति और संवेदनहीनता के बावजूद पाठकीय घृणा का पात्र नहीं रहता, बल्कि एक सुलगता हुआ सवाल बन जाता है कि मनुष्य से उसकी मनुष्यता छीनकर संभ्रांत बनी रहने वाली इस आदमखोर व्यवस्था के संवर्धन में कहीं हमारी अपनी भूमिका तो नहीं है। और यही प्रश्न चिन्ह इस कहानी में प्रेमचंद ने लगाया है। धन्यवाद।